Hello everyone, welcome back to my channel Law with Shipra. Last lecture में we have already discussed about objectives of the Indian Evidence Act. हमने लास्ट लेक्चर में सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी करी थी. ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया था उस इंडियन एविडेंस एक्ट से क्या क्या बेनिफिट हमने अराइज किए हैं, क्या प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं. इसके सेक्शंस वन बाय वन करके समझेंगे. लेकिन इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमें इस एक्ट की स्कीम पढ़नी चाहिए. तो स्कीम में हमें ये पता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इस एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 3 पार्ट्स में जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन 3. जो पार्ट 1 है वो बेसिकली डील करता है रेलेवेंसी के बारे में. रेलेवेंसी का मतलब होता है क्या फैक्ट आपस में कनेक्टेड होंगे, किस तरह से फैक्ट का आपस में कनेक्शंस बनेगा, किस तरह से हम एक फैक्ट को कह सकते हैं कि ये फैक्ट हमारे फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्शन में है. तो वो सारे कनेक्शन के प्रोविजंस पार्ट 1 में प्रोवाइडेड हैं. और फिर उसके बाद पार्ट 2 पर जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि क्या फैक्ट्स हमको कोर्ट के अंदर प्रूव करने हैं, ठीक है, या किस तरह से हमें उनको प्रूव करना है. बाय द ओरल एविडेंसेस हमें उनको प्रूव करना है या बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमें उन्हें प्रूव करना है. तो ये सारी स्टडी करते हैं हम पार्ट 2 के अंदर. और पार्ट 3 हमें जनरली ये बताता है कि हु विल प्रूव, कौन ये सारे फैक्ट को प्रूव करेगा, वो सब हम डील करते हैं पार्ट 3 के अंदर. तो जैसे आप बेयर एक्ट का जब इंडेक्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता है पार्ट 1. पार्ट 1 में जो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्ट. जो कि शॉर्ट टाइटल मतलब ये बताएगा कि इस एक्ट का नेम क्या होने वाला है. एक्सटेंट हमें बताता है ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा और कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. कमेंसमेंट डेट हमें ये बताती है कि किस डेट से ये एक्ट इंडिया में कमेंस हुआ था या फिर लागू किया गया था. उसके बाद सेक्शन 2 हमारा रिपील्ड हो गया. फिर सेक्शन 3 आता है हमारे पास डेफिनेशन क्लॉज. और यहाँ पर टोटल डेफिनेशंस हैं कोड, फैक्ट, रेलेवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और इंडिया. एक एक करके अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. सेक्शन 4 हमें कहता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट के सामने प्रूव करने की नीड नहीं होती, कोर्ट उनको प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रूव. यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है. जहाँ पर मे वर्ड आ जाता है वहाँ पर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट आता है कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर भी सकते हैं और कोर्ट उसको प्रिज्यूम नहीं भी कर सकते. फिर एक आता है हमारे पास शैल प्रिज्यूम, जहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन आ जाती है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट को कोर्ट को एज्यूम करना ही पड़ेगा. कोर्ट उसको प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये फैक्ट या तो एग्जिस्ट करता है या फिर ये नॉट एग्जिस्ट करता है. तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि 1 जून को ये पर्टिकुलर हॉलीडे था, तो ये चीज़ वहाँ पर कैलेंडर में मेंशन है ना कि 1 जून को ये हॉलीडे थी. तो यहाँ पर हमें पार्टीज़ को कोई एविडेंस नहीं देना पड़ेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग. तो यहाँ पर ये जो फैक्ट आ जाएगा ये शैल प्रिज्यूम की कैटेगरीज में आ जाएगा. शैल प्रिज्यूम का मतलब कुछ कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कोर्ट खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है, खुद उसका एग्जिस्टेंस या उसका नॉन एग्जिस्टेंस मान लेता है. वहाँ पर पार्टीज़ को बाय एविडेंस ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती. वैसे कोर्ट यहाँ अलाउ भी कर सकते हैं पार्टीज को कि जब तक आप अपने एविडेंस देकर इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर देते, ये जो फैक्ट हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, जब तक आप बाय द एविडेंसेस उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे तब तक हम मान लेंगे कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या ये फैक्ट नॉट एग्जिस्ट करता है. कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर, कंक्लूसिव प्रूफ मतलब नेम से ही पता चल रहा है कंक्लूजन है. यहाँ पर हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन का या कोई कॉरबोरेशन का यहाँ पर चांस नहीं दिया जाएगा. तो कोर्ट इस चीज़ को तो कंक्लूड कर ही लेगा. फिर जब हम चैप्टर 2 में आएंगे तो चैप्टर 2 पूरा का पूरा डील करता है रेलेवेंसी से, ठीक है. रेलेवेंसी के बाद, रेलेवेंसी का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ द फैक्ट. जब भी कोई हमारे पास एक केस आता है तो उस केस के अंदर बहुत सारे फैक्ट इन इशूज़ होते हैं. केस के अंदर हमारा एक फैक्ट इन इशू होता है. फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है जिस फैक्ट की वजह से पार्टीज़ ने कोर्ट को अप्रोच किया है. जैसे ए
ए ने रॉबरी की है बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये केस अराइज हुआ है, इसका मेन फैक्ट एंड इशू क्या है? रॉबरी। अब इस रॉबरी को करने के लिए ए ने एक कार हायर की, ए ने गन परचेज की, ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। ए ने बी को बोला कि हम दोनों साथ में बैंक में रॉबरी करेंगे। तो ये मेन फैक्ट एंड इशू क्या है हमारा? मेन फैक्ट एंड इशू है कि रॉबरी हुई है या फिर नहीं हुई है। लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड फैक्ट हैं, जो रेलेवेंसी, जो रेलेवेंट फैक्ट है, वो ये सारे फैक्ट है कि क्या ए ने कार हायर की, क्या ए ने गन भी परचेज की, या ए ने और बी ने कॉन्स्पिरेसी की। तो वो सारे फैक्ट जो इन सब बातों को शो करेंगे वो फैक्ट कहलाते हैं रेलेवेंट फैक्ट। और ये सारे रेलेवेंट फैक्ट, एक फैक्ट कब फैक्ट एंड इशू के साथ रेलेवेंट होगा, वो प्रोविजंस हमें प्रोवाइडेड है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 के अंदर। तो वो चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जब हम पार्ट 3 पर आते हैं, तो पार्ट 3 हमें ये बताता है क्या चीज़ें हमें प्रूव करनी है और क्या चीज़ें हमें प्रूव नहीं करनी है, और किस तरह से हमें वो चीज़ें प्रूव करनी है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 3 हमें बताता है कि हु विल प्रूव, कौन इन फैक्ट को प्रूव करेगा, कौन सी पार्टी के ऊपर बर्डन लाए करता है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने का, वो हम पार्ट 3 के अंदर डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम प्रोसीड करते हैं इसका चैप्टर 1 इन सेक्शन 1। तो जब हम इस एक्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसका नेम पता चलता है। दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देन इसका ये जो एक्ट नंबर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर बताएंगे एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1872 में जब लॉज पास किए गए थे, तो 1872 के ईयर में सबसे पहले पास होने वाला यही एक्ट था। तो अगर जैसे किसी एक्ट के आगे लिखा है एक्ट 2 ऑफ 1872, इसका मतलब कि 1872 में पास होने वाला ये सेकंड एक्ट है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा है? इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा है एक्ट 1 ऑफ 1872। इसका मतलब 1872 में सबसे पहले जो एक्ट पास किया गया था वो यही था, इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसकी जो पासिंग डेट है वो है 15 मार्च 1872। तो ये डेट, इसका ये एक्ट नंबर और इसका ये नेम, ये चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आता है प्रिएम्बल। प्रिएम्बल के अंदर जो मेन वर्ड है यहाँ पर वो 3 वर्ड्स हैं, एक है कंसोलिडेट, एक है डिफाइन और एक अमेंड। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो भी पहले एग्जिस्ट करते थे इस एक्ट से आने से पहले, जो भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ थे जो एविडेंसेस के प्रोविजन से डील करते थे, अब वो सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उन सब को कंसोलिडेट करके एक नया एक्ट लेकर आया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट। और अब जो भी एविडेंसेस के प्रोविज़न होंगे वो इसी एक्ट के थ्रू डील किए जाएंगे। उसके बाद आता है डिफाइन। डिफाइन मतलब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कुछ चीज़ों की डेफिनेशन देता है। जैसे अगर इस एविडेंस एक्ट ने वर्ड डिफाइन किया है कोर्ट, तो यहाँ पर कोर्ट का मतलब इस एक्ट के लिए वही मीनिंग होगा जो यहाँ पर इसके डेफिनेशन क्लॉज के अंदर प्रोवाइडेड किया गया है। जब हम डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस चीज़ को हमने कोर्ट माना है और किस चीज़ को हमने कोर्ट नहीं माना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अमेंड। अमेंड का मतलब हमने कुछ मॉडिफाई किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज थे इन्हीं के ही प्रिंसिपल्स को यहाँ पर लिया गया है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस करके और कुछ अमेंडमेंट करके। तो वो सब लॉज को हटाकर एक नया लॉ बनाया है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये बात हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये बात हमें प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब हम आते हैं पार्ट 1 पर, ठीक है, पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी सेक्शन से डील करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 3 बातों के बारे में बताएगा: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल जनरली हमें नेम सजेस्ट करता है कि इस एक्ट का नेम क्या होगा। तो इस एक्ट का नेम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्सटेंशन बताता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेगा। तो अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये एक्ट अप्लाई करता है होल ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद
फर्स्ट बात तो हमें पता चल गया कि ये एक्ट इसका कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये एक तरह से हमें इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बताता है कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट अप्लाई करेगा, तो होल ऑफ द इंडिया पर ये एक्ट अप्लाई करता है। फिर उसके बाद किस तरह की प्रोसीडिंग्स के ऊपर ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मेंशन है इट अप्लाइज टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इट अप्लाइज टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ये एक्ट अप्लाई होगा। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग को ही समझ लेते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग, किस तरह की प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन पहले समझते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर प्रोवाइडेड है। जुडिशियल प्रोसीडिंग की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को एविडेंस एक्ट में तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। एविडेंस एक्ट इस बात के ऊपर साइलेंट है कि क्या चीज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है और क्या चीज़ नहीं कहलाती। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2 सब क्लॉज आई ऑफ द CRPC। ये सेक्शन बोलता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स, ये जो डेफिनेशन है ये इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इंक्लूड से। ये कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी टेकन लीगली ऑन ओथ। एक ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पर एविडेंसेस दिए जाते हैं या एविडेंसेस लिए जाते हैं ऑन ओथ, तो उस प्रोसीडिंग को हम बोलेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है ये केवल अप्लाई होता है कहाँ पर, ये एक्ट अप्लाई होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग चाहे सिविल प्रोसीडिंग है या फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों ही तरह की प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। क्रिमिनल मैटर की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भी और सिविल मैटर की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। तो अब जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जहाँ पर पार्टीज के ज्यूरल रिलेशन डिसाइड्स होते हैं, जहाँ पर एक ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोई जजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद एक जजमेंट फॉर्म होता है और उस जजमेंट से पार्टीज़ का ज्यूरल रिलेशन डिसाइड किया जाता है, तो ऐसी प्रोसीडिंग कहलाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जहाँ पर जजेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन जजेस ने अपना कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, तो वो प्रोसीडिंग्स जहाँ पर जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया गया है वो प्रोसीडिंग कहलाती है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कोई एक प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या पार्टीज़ के ज्यूरल राइट्स का डिसीजन हो रहा है, क्या जजेस ने अपना खुद का जुडिशियल माइंड अप्लाई करा है उस प्रोसीडिंग्स पर और उन सब के बाद एक जजमेंट फॉर्म किया है या फिर नहीं किया। तो ये हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। अब वापस से अपने सेक्शन पर आते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, हमारा 2I ऑफ CRPC। जब हम इसको वहाँ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हमें इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि इट अप्लाइज बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। और वो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो कहाँ पर होनी चाहिए, कोर्ट्स के अंदर होनी चाहिए। अब कोर्ट इंक्लूड करता है कोर्ट्स मार्शल को। मार्शल मतलब जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो नेवी है या फिर वो हमारी लैंड फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं, तो इन सब के जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं उन पर ये अप्लाई करता है। लेकिन इस बात के भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में इन्होंने बताया कि वो कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट के अंदर, इसको अलग पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, आर्मी एक्ट के अंदर, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, इन सब के ऊपर हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई नहीं करता। तो इसको भी एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बोला कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई करता है कहाँ कहाँ पर, अभी हमने पढ़ा ऑल ओवर इंडिया, होल इंडिया पर ये अप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये अप्लाई करेगा कहाँ पर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर। अब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहाँ पर होंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी कोर्ट पर,
तो कोर्ट हमारे जो भी ये सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, ये सब तो कोर्ट की डेफिनेशन में आता है, ये तो हमें पता है। क्या कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा? तो कहते हैं हाँ, कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन इस कोर्ट मार्शल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो एक्सेप्शन में हमारे पास क्या आता है? वो कोर्ट्स जो आर्मी एक्ट के अंदर बने हैं, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंदर बने हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। साथ के साथ इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, यहाँ पर भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट हम यहाँ पर एक्सेप्शन में पढ़ेंगे एयरफोर्स एक्ट। तो ये 4 एक्ट हैं जिनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, उसके बाद एयरफोर्स एक्ट, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सारे कोर्ट्स पर अप्लाई होगा, कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा। लेकिन जब हम कोर्ट मार्शल की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन एक्ट के अंदर बने हुए अगर कोई कोर्ट है तो वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद वापस डेफिनेशन इसका सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन में आगे लिखा है नॉट टू द एफिडेविट्स। अब ये एक्ट हमारा एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता। तो ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि हमें तो पता है हम कोर्ट में बहुत सारी बातों को बाय द एफिडेविट प्रूव करते हैं। पार्टीज़ एफिडेविट लेकर आती है अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। तो वो जो एफिडेविट के प्रोविजंस हैं वो अदर प्रोविजंस से डील करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और नॉट टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब जहाँ पर पार्टीज अपना जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करते हैं बाय द पीसफुल मैनर, बाय द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर बाउंड नहीं है एविडेंस एक्ट के रूल्स को फॉलो करने के लिए।